आप लोग टीवी देखते होंगे, आजकल तो बहुत से टीवी आते हैं जैसे एलसीडी, एलईडी या प्लाज्मा टीवी, परंतु पहले जो टीवी या टेलीविज़न हुआ करता था उसमें इस तरह की आकृति आपने देखी होगी, जिसे हम पिक्चर ट्यूब के नाम से जानते थे। तो ये पिक्चर ट्यूब में होता क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, आज हम इसको देखेंगे। और इसे फिजिक्स में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहा जाता है। और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या सीआरओ में जैसा हम जानते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित हो जाता है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे और उसे विक्षेपित करेंगे 2 दिशाओं में, और इस तरह से तरंग रूप या इस तरह की आकृति हम प्राप्त कर सकते हैं स्क्रीन पर। तो आइए हम इसकी संरचना समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे हम 3 भाग में बांट सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन गन। ये यहाँ तक का पार्ट, इलेक्ट्रॉन गन के बाद का पार्ट जो है, ये कैथोड रे को विक्षेपित करने के काम में आता है। अब ये 2 दिशाओं में इसे विक्षेपित किया, तरंग रूप में इसे प्राप्त किया, तो ये कहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होता है जिस पर हम ब्लू कलर की का स्क्रीन प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, या ग्रीन या ऑरेंज। जनरली हम देखते हैं ब्लू या ग्रीन कलर का स्क्रीन हमें दिखाई देता है। तो आइए हम देखते हैं इस पूरे उपकरण को, इस पूरे ट्यूब को हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, जो कि एक निर्वात नलिका होती है। कुछ कम प्रेशर पर इसमें ये वर्क किया जाता है। इसके अलावा जो हम इसमें उपकरण जोड़ते हैं वो कहलाता है प्रसर्प जनित्र या स्वीप जनरेटर। और इसके अलावा भी कुछ अन्य कंपोनेंट भी इसमें जोड़े जाते हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सीआरटी से या कैथोड रे ट्यूब से। ये पूरा पार्ट जो है वो कैथोड रे ट्यूब कहलाता है। अब इस कैथोड रे ट्यूब में जैसा कि हमने देखा 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, विक्षेपक प्लेटें जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, और ये स्क्रीन है जिस पर हम आकृतियां देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्रतिदीप्तिशील पर्दा। और ये प्रतिदीप्तिशील पर्दे पर अलग अलग मटेरियल लगाया जाता है जिससे अलग अलग कलर की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। ब्लू कलर के लिए कैडमियम टंगस्टेट या कैल्शियम टंगस्टेट लगाया जाता है। ग्रीन कलर की प्रतिदीप्ति के लिए विलेमाइट लगाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग कलर के स्क्रीन आपको दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है। सबसे पहले ये एक फिलामेंट होता है जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। इसको गर्म करके या अन्य किसी विधि से इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराया जाता है। इसे गर्म किया जाता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब ये कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इसकी चारों ओर एक ग्रिड होती है जिसको हमने यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाया है और जी से डिनोट किया है। तो ये जो ग्रिड है ये नेगेटिव पोटेंशियल पर होती है, और ये नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गन की वर्किंग समझते हैं। सबसे पहले देखिए ये एक फिलामेंट है। फिलामेंट की सहायता से इस कैथोड को इनडायरेक्टली हीट अप किया जाता है जिससे कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और ये मान लीजिए ये नेगेटिव है और इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ग्रिड भी नेगेटिव कंपैरेटिवली कैथोड के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रहती है। इसके चारों ओर इसको घेर करके रखती है और इससे बहुत ही पतला इलेक्ट्रॉन का पुंज या इलेक्ट्रॉन की बीम प्राप्त की जाती है। फिर ये जो 2 एनोड हैं जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो इन दोनों एनोडों की सहायता से त्वरित होते हैं। अब इसमें से एक एनोड थोड़ा सा पॉजिटिव वोल्टेज पर है, दूसरा नेगेटिव वोल्टेज पर है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन फोकसिंग की प्रक्रिया में काम आते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ 2 प्लेटों के बीच से निकल रही है और यदि ये दोनों ऋणात्मक है तो ये डाइवर्ज होगी, ये दोनों कन्वर्ज होगी, क्योंकि इससे
प्रतिकर्षित होती है, और यदि ये दोनों पॉजिटिव प्लेटें हैं तो ये इनकी सहायता से डाइवर्ज होगी, और यदि पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है तो इन दोनों की सहायता से इलेक्ट्रॉन को फोकस किया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन फोकसिंग के काम में आता है, एनोड A1 और A2। तो ये है इलेक्ट्रॉन गन का प्रोसेस या इसका फंक्शन। इसके आगे जो आप देख रहे हैं ये विक्षेपक प्लेटें हैं। एक पेयर जो है विक्षेपक प्लेटों का वो है Y1 Y2, जो कि ये जो कैथोड किरण या इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है इनको Y डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है, और ये इसके परपेंडिकुलर X1 X2 प्लेट है जो कि इसको X डायरेक्शन में या X दिशा में विक्षेपित करती है। अब जिनका तरंग रूप हमको देखना है, एक AC वोल्टेज हम अप्लाई कर देते हैं Y1 Y2 पर। AC वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया इस पर। अब चूंकि केवल इस पर मान लीजिए हमने कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है ये केवल Y डायरेक्शन में आगे पीछे दोलन करती रहेगी, क्योंकि इसमें AC वोल्ट लगाया है। लेकिन चूंकि दृष्टि निर्बंध के कारण हमें यहाँ स्क्रीन पर जो इलेक्ट्रॉन बीम दिखाई देगी वो केवल Y डायरेक्शन में एक लाइन के रूप में दिखाई देगी। जब ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था बच्चों, तब ये जो बीम आ रही थी ये बीम आ करके सेंटर पर, इसको कंट्रोल पैनल पर आप देखेंगे, हम इसके बाद आपको जो वास्तव में CRO होता है उसको भी दिखाएंगे कि कंट्रोल पैनल पर ये इलेक्ट्रॉन का एक पुंज इस बिंदु पर आकर के गिरता है और वहां पर फ्लोरेसेंस उत्पन्न करता है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। तो इस जगह पर एक पॉइंट दिखाई देता है ब्राइट। लेकिन जब Y1 Y2 प्लेटें हैं जो उसको विक्षेपित कर रही हैं, इस पे हमने AC वोल्ट लगा दिया। अब AC वोल्ट लगा दिया तो वो उसको क्या करेगी, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में विक्षेपित करेगी। अब ये Y1 Y2 मतलब केवल Y अक्ष पर है, इसलिए एक सीधी लाइन दिखाई देगी, खड़ी लाइन दिखाई देगी। लेकिन यदि इस पर भी हमने कोई वोल्टेज दे दिया, और जनरली इस पर दिया जाता है ये समय आधार वोल्टेज जिसको कहा जाता है, टाइम बेस वोल्टेज, ये एक DC वोल्टेज होता है। ये DC वोल्टेज लगा दिया जाता है X1 X2 प्लेट के जोड़ों पर। इसमें आप देख सकते हैं कि समय के साथ वोल्टेज बढ़ता है, फिर एकाएक 0 हो जाता है, फिर वोल्टेज बढ़ता है, फिर सडनली 0 हो गया। मतलब अब ये क्या कर रहा है वोल्टेज, ये वोल्टेज यदि हमने अप्लाई किया X1 X2 पर तो ये एक आड़ी लाइन देगा, केवल X1 X2 का वोल्टेज। अब यदि हम दोनों वोल्टेज एक साथ अप्लाई कर दें, यहाँ पर टाइम बेस वोल्टेज और यहाँ पर आपने जो भी AC वोल्टेज अप्लाई किया है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन पर से यहाँ पर एक वेव फॉर्म दिखाई देता है, तरंग रूप दिखाई देता है। तो जिस भी तरंग को हमको देखना है कि उसका रूप कैसा है, उसको Y1 Y2 प्लेट पर लगाते हैं और इस पर टाइम बेस वोल्टेज लगाते हैं, तो इसका वेव फॉर्म हमको स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब ये स्क्रीन पर क्यों दिखाई देता है ये आप देख चुके हैं, चूंकि यहाँ पर फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम जहां पर पड़ेगा वहां पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेगा, इसलिए हमें ये दिखाई देता है। अब इस चित्र की सहायता से भी आप देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। आपने Y1 Y2 पर AC वोल्टेज लगाया, ये एक AC वोल्टेज सोर्स है, और X1 X2 प्लेट पर हमने टाइम बेस वोल्टेज लगाया है, X1 X2 प्लेट पर। अब इनके कारण देखिए, Y1 Y2 के कारण केवल इलेक्ट्रॉन की बीम इस तरह से हमको दिखाई देती, X1 X2 पर हमने टाइम बेस लगाया, उसके कारण इलेक्ट्रॉन बीम हमको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती। दोनों को एक साथ लगा दिया हमने, दोनों को एक साथ अप्लाई कर दिया, तो इस तरह का वेव फॉर्म हमें, या जो भी वेव फॉर्म हमने अप्लाई किया, रेक्टेंगल किया है तो रेक्टेंगुलर शेप दिखाई देगा। यदि ये सिनुसॉइडल है तो हमें साइन कर्व दिखाई देगा। तो इसकी वर्किंग कैसे होती है ये हम देखते हैं, और इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है ये आप
कर सकते हैं। यदि लैब में आपके CRO है तो उसका उपयोग करना सीख सकते हैं। सबसे पहले आपने एक्स प्लेटों पर लगाया टाइम बेस वोल्टेज या समय आधार वोल्टेज, और मान लीजिए आपने वाई प्लेट पर कोई एक अज्ञात आवृत्ति का AC वोल्टेज लगाया। तो आप मान लीजिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको कोई फिगर प्राप्त हो रहा है। तो यदि X प्लेटों पर आरोपित विभव की आवृत्ति और Y प्लेटों पर आरोपित विभव की आवृत्ति, यदि हमने दोनों पर ही AC वोल्टेज लगा दिया मान लीजिए, तो आप जानते हैं कि दोनों पर ही AC वोल्टेज हमने लगाया है तो हमको लिसाजू फिगर प्राप्त होती है। तो X प्लेटों पर आरोपित विभव की आवृत्ति और Y प्लेटों पर आरोपित विभव की आवृत्ति का अनुपात कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई भी आकृति हमें प्राप्त हो रही है, मान लीजिए इस तरह की आकृति हमें प्राप्त हो रही है, तो क्षैतिज रेखा को कितने बार ये आकृति काट रही है, क्योंकि आप देखते हैं स्क्रीन पर इस तरह से ग्राफ बना हुआ होता है, इस तरह से सेक्शंस बने हुए रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्षैतिज रेखा को कितनी बार काट रही है उसको काउंट कर लें, और ये वर्टिकल लाइंस को कितने बार काट रही है उसको काउंट कर लें। ये इन दोनों में अनुपात होता है। आप एक यदि ज्ञात है तो दूसरी को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अज्ञात प्रत्यावर्ती विभव और दिष्ट परिवर्ती विभव की भी माप कर सकते हैं। दोनों आरोपित जो विभव हैं वो दोनों ही AC हैं तो भी हम अज्ञात की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। और हमने पहले तो देखा ही है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा CRO ज़्यादा सेंसिटिव है, इसकी माप कैसे की जाएगी। तो जितना अधिक सेंसिटिव है, मतलब एक वोल्टेज का DC वोल्टेज यदि हमने अप्लाई किया तो विक्षेप कितना देगा, इससे नाप की जाती है CRO की सेंसिटिविटी। यदि हमने विक्षेपक प्लेटों पर 1 वोल्ट का DC वोल्टेज अप्लाई किया और जो इलेक्ट्रॉन पुंज जो है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है, उसने कितना विक्षेप दिया, यदि 1 वोल्टेज DC लगाने पर ज़्यादा विक्षेप होगा तो वो CRO ज़्यादा सेंसिटिव होगा, और यदि कम विक्षेप हुआ तो वो CRO कम सेंसिटिव होगा। इसको हम फॉर्मूले में भी देख सकते हैं, आगे हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे सुग्राहिता नापी जाती है। बच्चों, सुग्राहिता के लिए फॉर्मूला ज्ञात करने के पहले आइए हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जहां पर हमने देखा है कि जो एनोड से इलेक्ट्रॉन त्वरित हुआ है, एनोड से इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर के मान लीजिए इसने v वेग प्राप्त किया है, तो ये आप पढ़ चुके हैं कि इतना वेग वो प्राप्त करेगा √2 e VA/m, where m is the mass of electron and VA is the voltage of anode। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिली, और हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने इन दोनों प्लेटों के बीच, और मान लीजिए इन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है d, और वोल्टेज लगाया हमने VD, तो E = होता है VD/D। इससे हम आपको इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि इतना डिफ्लेक्शन होता है y डायरेक्शन में। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये प्लेटों पर यदि विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाता तो ये स्क्रीन पर इस पॉइंट पर पड़ता, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है तो ये लगातार एक पैराबोलिक पाथ में विक्षेपित हो जाता है, और इतना विक्षेपित हुआ, अब चूंकि इसमें पहले से वेलोसिटी इसने एक्वायर कर ली है तो वो रुक नहीं सकता यहाँ पे, इसलिए
उसी स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ इस पॉइंट पर मान लीजिए वो स्क्रीन पर पड़ता है। और जो ये प्लेटें हैं विक्षेपक प्लेटें, इनका लेंथ है स्मॉल एल, और विक्षेपक प्लेटों से निकलने के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हमने कहा कैपिटल एल। तो हमने ये फॉर्मूला निकाला था कि y दिशा में ये कुल विक्षेप होता है E/mv² L²/2 प्लस स्मॉल l कैपिटल L। ये हम पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं, इतना विक्षेप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, और ये भी हम जानते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम यूज करें, मतलब E की जगह हम रख दें VD/D, क्योंकि हम पोटेंशियल हमको मालूम है, हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, तो E के स्थान पर हम प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हमें ज्ञात है, वोल्टेज कितना ज्ञात है, तो यहाँ पे हम E की जगह VD/D रख दें, और ये V के स्थान पर हम ये रख दें। तब हमें y का फॉर्म थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा। क्या विक्षेप हमें मिल जाएगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जब हमने देखा सुग्राहिता क्या होती है कि इन दोनों प्लेटों पर 1 वोल्ट का विभव आरोपित करना है हमें, तब कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है वो होती है सेंसिटिविटी या सुग्राहिता CRO की। तो आप क्या करेंगे, y/VD, ये क्या है, यूनिट वोल्ट आरोपित करने पर जो डिफ्लेक्शन होगा उसके लिए हम ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और सुग्राहिता इस तरह से हमें ज्ञात होगी, स्मॉल l/2 प्लस कैपिटल L डिवाइडेड बाय ट्वाइस d VA, वेयर VA इज द वोल्टेज ऑन एनोड। ये सारी राशियां ज्ञात हैं, तो सुग्राहिता हम निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि सुग्राहिता कब ज़्यादा होगी, कि जब ये L की वैल्यू ज़्यादा होगी और कैपिटल L की वैल्यू ज़्यादा होगी। दोनों प्लेटों के बीच का जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट है उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा और VA भी कम होगा, तो सेंसिटिविटी ज़्यादा हो सकती है। और सेंसिटिविटी बढ़ाने का एक और उपाय भी है, वो जिसको हम कहते हैं फास्ट CRO, तीव्र कैथोड किरण कंपनदर्शी। उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्थान पर मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी यदि हम सूत्र देखें तो हमें मालूम होगा कि वहाँ पर जैसे यहाँ स्मॉल v है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो विक्षेप आ रहा है वहाँ स्मॉल v² के स्थान पर वहाँ केवल स्मॉल v होगा, अर्थात वो डिफ्लेक्शन उसमें ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से हमने देखा सेंसिटिविटी क्या होती है CRO।